Hello guys, good evening to all of you. You are watching Shekhawat एजुकेशन पॉइंट। और इस सेशन में आपको आज हम RBSC 2023 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 10th क्लास साइंस के हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके गाइस, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा व उदाहरण दीजिए। डिफाइन दी कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिएगा जरा, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। संयोजन में क्या होगा, संयोजन जो रिएक्शन होती है इसमें जुड़ते हैं, जैसे N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। यहाँ पर जुड़ करके एक बनेगा, जैसे H2 प्लस 2H2 प्लस O2, तो यहाँ पर 2H2, ठीक है ना, H2 प्लस Cl2 2HCl। तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके एक यौगिक का बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को संयोजन बोलेंगे। और यदि कोई एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वियोजन। वियोजन अभिक्रिया ये देख लीजिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चूना पत्थर गर्म करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनती है। तो वियोजन या टूट रहा है, एक पदार्थ टूट कर कितने पदार्थ बन रहे हैं, दो। ठीक है ना, वियोजन का मतलब होता है टूटना। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन यानी उपचयन, ऑक्सीकरण को उपचयन बोलते हैं और रिडक्शन को अपचयन बोलते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों एक साथ संपन्न होते हैं, ऐसी रिएक्शंस को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, तो इंग्लिश मीडियम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन एंड गिव इट्स एन एग्जांपल। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस इन सेम टाइम, इट्स कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे CuO है, यहाँ पर H2 लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, Cu प्लस H2। तो यहाँ पर Cu से ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा, अपचयन यानी रिडक्शन। और किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट, विकृत गंधिता या संसारण को उदाहरण से परिभाषित कीजिए। विकृत गंधिता को हम क्या कहते हैं, स्पॉइल्ड ऑर्डर जिसको बोल रहे हैं हम, इसमें बदबू आने लग जाए, स्पॉइल्डनेस हो जाए, तो उसको विकृत गंधिता बोले। जैसे खाद्य पदार्थ होते हैं, तेल युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, समय के साथ ये क्या होने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं गाइस, समय के साथ सड़ने लग जाते हैं, इनका स्वाद खराब हो जाता है, इनकी गंध खराब हो जाती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो होती है वो विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक है ना, डीनेचुरल ऑर्डर भी कह सकते हो आप इसको। नेक्स्ट आता है इसमें संक्षारण, कोरोजन। ठीक है ना, तो किसी पदार्थ का वायुमंडलीय गैस और नमी के संपर्क में आकर के नष्ट होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या दे सकते हैं आप, लोहे पर जंग लगना, चांदी का बदरंग होना, कॉपर के बर्तन पर यानी तांबे के बर्तन पर हरी परत का बनना, ये संक्षारण के उदाहरण है। जल के विद्युत अपघटन में कौन सी गैस बनती है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा नहीं पूछा जा रहा। जल के विद्युत अपघटन में, ठीक है, जल के विद्युत अपघटन में कौन सी गैसें बनती हैं, ये उदाहरण आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा नहीं जा रहा, अरे पूछा जा रहा है नहीं जा रहा। इसको A दे दो, इसको B पॉइंट। तो जल में देखो कौन कौन सी गैस होती है, अरे जल कौन सी है, H2O, कौन किस किस से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जल के विद्युत अपघटन कौन कौन सी गैस प्राप्त होंगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, H2 और O2 गैस। नेक्स्ट, निम्न का मिलान कीजिए। मैच द फॉलोइंग। टमाटर में कौन सा पाया जाता है बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। इमली में कौन सा पाया जाता है, टार्टरिक एसिड। दही में कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। और नींबू में कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। और सिरका में कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। दो बार आ गया आप, ये इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से एक बार मिटा रहा हूँ।
कट कर दें। यहाँ पर इसकी जगह आप लिख लीजिएगा क्या, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक भी आ गया सुनिए, इसके लिए सिरका के लिए देख रहे थे सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। सिरका में कौन सा पाया जाता है, अरे सिरका में कौन सा पाया जाता है पता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो सिरका के लिए ये मैच हुई है। ओके गाइस, इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है नेटल और मधुमक्खी के डंक में कौन सा पाया जाता है, आप बताइए। क्वेश्चन आपके सामने पुट किया जा रहा है, नेटल और मधुमक्खी के डंक में। नेटल एक प्रकार का पौधा है जिसके कांटे होते हैं, उनमें भी पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल नेटल और मधुमक्खी के डंक में जो एसिड पाया जाता है, मधुमक्खी, वो कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी भी पूछा जा सकता है, लाल चींटी में भी कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, या एलर्जी के कारण बोलते हैं, नेटल और मधुमक्खी का डंक है, इसमें फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक अम्ल भी इसको कह सकते हैं। फॉर्मिक एसिड का IUPAC ऑक्सीडाइज। नेक्स्ट देखिए, अम्ल क्षार में कोई तीन अंतर। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल के लिए याद रखो गाइस, क्या कह रहे थे हम, अनिल को याद रखो। अम्ल, ऐसे अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो क्षार क्या कर देते हैं, इसका उल्टा। क्षार क्या कर देंगे, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देंगे। थैलोफाइटा में लाइकेन से बनता है, तो ये आपको बता दिया पिछले सेशन में, मैंने बताया था कि जो ये प्राकृतिक सूचक होता है लिटमस पत्र, ये थैलोफाइटा के लाइकेन से बनता है। नेक्स्ट, अम्ल क्या होंगे, जल में H+ आयन देते हैं। अम्ल कौन से आयन देंगे, H+ आयन। और क्षार क्या देते हैं जल में, OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। ठीक है ना, तो ये अंतर हो गए। अम्ल के उदाहरण दे सकते हो, HCl दे सकते हो, H2SO4 दे सकते हो। क्षार के उदाहरण NaOH, KOH, कुछ भी ले सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया का कोई समीकरण दीजिए तथा इसकी पुष्टि को दर्शाने वाला प्रयोग का नामांकित चित्र भी दीजिए। धातु लेते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम धातु लिया, आपने जिंक चूर्ण लिया, इसके डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ZnSO4 + H2। कौन सी गैस यहाँ पर रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। जिंक एंड डाइल्यूट H2SO4 treated with each other then form zinc sulfate and hydrogen gas। ओके गाइज, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये आपने स्टैंड लीजिए, इस पर टेस्ट ट्यूब लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर पाइप लगा करके यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। कौन सी गैस रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार से या आप डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब लेकर के, और इसमें क्या डालोगे आप, बोलो, अरे क्या डालोगे इसमें, क्या डाल दोगे गाइस, नहीं पता, अरे डालो भाई, कुछ तो डालो। डाइल्यूट H2SO4 और क्या डाल देंगे, Zn जिंक। कलर विजिबल है, ये दिख रहा ना पीछे, तो गाइस ये कलर हम चेंज कर रहे हैं, स्पष्टीकरण नहीं आ रहा इस कलर का, हम इस कलर को डार्क में ले रहे हैं। ठीक है, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये जिंक पाउडर, ये दोनों को मिक्स करेंगे तो यहाँ से कौन सी गैस रिलीज होगी, H2 गैस रिलीज होगी। यहाँ पर हम बर्निंग कैंडल को ले जाएंगे, जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे, तो ये मोमबत्ती किस प्रकार की आवाज देगी, फट फट की आवाज निकालेगी। कैसी, फट फट। अगर फट फट की आवाज दे रही है, इसका मतलब कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट, ये डायग्राम भी इससे में पूछा जा सकता है, तो ये डायग्राम में देकर के आप ये डायग्राम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। मोमबत्ती लेके कैंडल के
नेक्स्ट देखिए बच्चों, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? वाई आर द लिथियम एंड सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल? क्या रीजन देंगे? ड्यू टू मोर रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल एलिमेंट्स, दे कैन बर्न इन एयर, सो दीज आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। और ग्रीस में भी रख लेते हैं, केरोसिन ऑयल में भी इनको रख देते हैं, क्योंकि ये मोर एक्टिव एलिमेंट है, मोर एक्टिव मेटल एलिमेंट है, और ये एटमॉस्फेयर में एयर के साथ रिएक्शन करके क्या कर लेते हैं? बर्निंग कर सकते हैं, ठीक है ना, विद एक्सप्लोजन, विस्फोट के साथ कर सकते। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 8 ये आपके पास आएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है गाइस? 9 हमें क्या कह रहा है? 9 यही कह रहा है, तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 9, निम्न के उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। राइट द एग्जाम्पल फॉर द फॉलोइंग। सबसे अधिक चालक धातु, विच इज द मोस्ट पावरफुल कंडक्टर मेटल, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? Ag। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा इसका? चांदी जो होती है ये यहाँ पर अच्छा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करती है। नेक्स्ट है विद्युत की सुचालक अधातु, धातु जितनी भी होती है नॉन मेटल होती है, सारी क्या होती है? नॉन कंडक्टर होती है, ठीक है। बट यहाँ पर जो कंडक्टर नॉन मेटल होती है वो होती है ग्रेफाइट। कौन सी होती है? ग्रेफाइट। कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स है दैट कैन बी पुट इन योर एग्जाम्पल, सो प्लीज नोटिस दैट। सबसे चमकदार अधातु, अधातु सारी डल होती हैं, चमक विहीन होती हैं, चमक रहित होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो चमक वाली होती है वो होती है आयोडीन। आयोडीन जो है वो चमक उत्पन्न करती है, ध्यान रखना। सबसे कम गलनांक वाली 2 धातु तत्व कौन कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तो कौन कौन से 2 धातु तत्व हैं? एक हो जाएगा गैलियम और दूसरा हो जाएगा सीरियम। ये मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट हैविंग मेटल्स हैं दैट कैन बी मेल्ट एट आवर बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे शरीर के ताप पर भी क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। आप हथेली में लोगे, इनको पुट करोगे पाम में, तो ये क्या हो जाएंगे? मेल्ट हो जाएंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट विच इज द मोस्ट टेंसाइल मेटल एलिमेंट, जिसको मैक्सिमम हम टेंसाइल कर सकते हैं। 1 ग्राम में हम कई किलोमीटर तक उस वायर को बना सकते हैं 1 ग्राम मेटल में, दैट इज गोल्ड। सबसे टेंसाइल जो मेटल है वो कौन सी है? गोल्ड, सोना। सबसे तन्य धातु है, सबसे ज़्यादा खींची जाने वाली धातु जिसे तार खींच करके हम बना सकते हैं वो Au है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ नहीं है, लेकिन आ सकता है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। नेक्स्ट, निम्न के सूत्र दीजिए, निम्न के सूत्र दीजिए। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिसको बेकरी इंडस्ट्री में हम काम में लेते हैं, जैसे ब्रेड है, टोस्ट है, ठीक है ना, बिस्किट है, ऐसे इंडस्ट्री में हम इनको काम में लेते हैं। बेकिंग सोडा क्या फॉर्मूला होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3.10H2O। आसान से ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ से बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है ना। जिप्सम क्या फॉर्मूला होता है? CaSO4.2H2O, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। नेक्स्ट है पीओपी, पीओपी का फुल फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसको हीट करते हैं तो इसमें क्या बनता है? CaSO4.12H2, हाफ H2। ये किसका फॉर्मूला है? CaSO4.12H2, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पीओपी। किसका फॉर्मूला है? नोटिस कीजिएगा इन फॉर्मूला को। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पीओपी। किसका फॉर्मूला है प्यारे बच्चों? पीओपी का, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्लोर शार्प प्रक्रिया क्या है?
व्हाट इज क्लोर क्षार प्रक्रिया। ठीक, क्लोर क्षार जो प्रोसेस होती है, सोडियम क्लोराइड से हम के विद्युत अपघटन से, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न के लिए लुईस बिंदु संरचना दीजिए। मीथेन, मीथेन के लिए आप क्या दे सकते हो? जैसे देखिएगा मीथेन में एक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मीथेन में 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे रख दो। हाइड्रोजन में इसमें एक इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन रखने हैं आपको यहाँ पर। इस प्रकार से आप बना दीजिए और इसको इस प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास होंगे। ये इसकी हो गई। ऐसे ही एथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की भी आपको बना लीजिए। मानव श्वसन तंत्र या पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायग्राम आएगा या तो यहाँ पर से आपको डिस्क्रिप्शन पूछेगा, डिस्क्राइब करवाएगा, वर्णन करवाएगा यहाँ पे, तो ये आप अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को देखेंगे। मानव श्वसन तंत्र कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? मानव श्वसन तंत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र भी पूछ सकता है, पाचन तंत्र भी पूछ सकता है। दोनों के डायग्राम आप अच्छी तरीके से देखिए। मानव उत्सर्जन तंत्र, यहाँ पर किडनी वाला डायग्राम। जनन तंत्र में नर और मादा जनन तंत्र में से दोनों में से किसी में पूछा जा सकता है, तो मैंने दोनों डाल दिए। दोनों डायग्राम आप अच्छी तरीके से देखिएगा। जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है उसी के हिसाब से वर्णन करना है, कितने क्या होते हैं उसमें, ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं? नेक्स्ट, समजात और समरूप अंग किसे कहते हैं? समजात और समरूप अंग किसे कहेंगे? ठीक है प्यारे बच्चों, समजात और समरूप। समजात जिनकी उत्पत्ति समान होती है, ऐसे हम क्या कहलाएंगे? समजात अंग। और समरूप, समरूप को समवृत्ति भी बोला जाता है। वृत्ति का मतलब कार्य। इनका कार्य क्या होता है? देखने में एक जैसे लगेंगे, कार्य समान होता है, उत्पत्ति समान नहीं होती है। ये समवृत्ति अंग होते हैं। कौन से अंग होते हैं? समवृत्ति अंग होते हैं, ठीक है ना? कौन से अंग होंगे प्यारे बच्चों? समवृत्ति अंग, ठीक है ना? तो ये आप देख लीजिएगा, समजात इनकी उत्पत्ति समान हो और इनमें समवृत्ति अंग, प्रत्येक का एक उदाहरण आप देख लीजिएगा, ठीक है? ओके गाइस, अब इतना ही देंगे। इसके अलावा यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, वो है आपका क्या? CFC का पूरा नाम क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना? पारितंत्र में ऊर्जा के पिरामिड के बारे में पूछा जा सकता है, या संख्या के पिरामिड, ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपके इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, ये आता है आपका अपवर्तन वाला। वहां से अपवर्तन व परावर्तन को परिभाषित कीजिए। इन दोनों में से किसी एक की परिभाषा पूछी जा सकती है, वो परिभाषित कीजिए। पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, अवतल दर्पण पे मैंने डाल रखा है, कहाँ पर आप बिंब रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तथा इनके नियम दीजिए। अपवर्तन के नियम अलग है, परावर्तन के अलग है, ये नियम आपको देने दीजिए। इनके नियम भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इनका उपयोग देख लेंगे। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? बोलो। अरे गाड़ी के आगे के अग्र दिक् की जो हेडलाइट होती है वहां पर। और अवतल दर्पण का कहाँ करते हैं? साइड मिरर जो होते हैं गाड़ियों के, पीछे की इमेज देखने के लिए, उसके लिए अवतल दर्पण। इनके डायग्राम आप देखेंगे, किरण चित्र आरेख देख लेंगे, ये यहाँ से देख लेंगे। और इसके अलावा इन पे न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल क्या आ सकता है, ये आप यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट गाइस, हम क्लोरो के बारे में बात करते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा के पिरामिड कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? ऊर्जा के पिरामिड कैसे होंगे? सीधे होंगे इस प्रकार से, यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ होती है? उत्पादक में। उत्पादक से ऊर्जा प्रथम उपभोक्ता,
प्रथम उपभोक्ता से सर्वोच्च उपभोक्ता तक जाती जाती कम होती जाती है, तो इस प्रकार त्रिभुजाकार पिरामिड बनी, सीधे पिरामिड। ठीक है। अपवर्तन परावर्तन को परिभाषित कीजिए। अपवर्तन क्या होता है बच्चों? प्रकाश का किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर पृथककारी सतह से अपने मूल मार्ग से विचलित होने की घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन। अपवर्तन के लिए क्या होता है? आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। अपवर्तन के लिए अपवर्तन कोण और अपवर्तित कोण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, और एक स्नेल का नियम है sin i बटा sin r इक्वल टू म्यू अपवर्तनांक के लिए। ठीक है। परावर्तन क्या होता है? प्रकाश की किरण का किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना या उसी दिशा में लौट जाने की घटना क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। और परावर्तन का लिए भी जो अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो नियम होता है वो क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, मानव के लिए लिंग निर्धारण को समझाइए। तो x मादा में क्या होता है? XX और नर में क्या होंगे? XY। इसके आधार पर 50% क्या होंगे? लड़कियां होने की संभावना होती है, 50% लड़के होने की संभावना होती है। इस प्रकार से आप समझा सकते हैं। ये ग्राफ आपको बनवा रखा है, लिंग निर्धारण का पूछा जा सकता है, आरेख आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेंडल ने प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधों के द्वितीय पीढ़ी में पौधों के जो अनुपात है वो आप देख सकते हैं, 1:2:1। ठीक है ना। उनके बाह्यतम लक्षणों के आधार पर ये आप देख सकते हैं। और विकल्प के आधार पर देखें तो क्या हो जाएंगे? लक्षण प्रारूप देखें तो 3 पौधे लंबे होंगे, एक छोटा होगा, तो 3:1 हो जाएगा। और जीन प्रारूप जो हो जाएगा वो 1:2:1। जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो। ठीक है। अब 2 टाइप के रेशियो आपको देखने को मिलेंगे। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? जॉन ग्रेगर मेंडल। आनुवंशिकता को समझाने के लिए मटर का पौधे का क्यों चयन किया गया? इसके लिए आपको 7 लक्षण लिखवा रखें। इसमें अलग अलग विपरीत लक्षण पाए जाने के कारण इसका चयन किया गया। और निम्न के मात्रक दीजिए। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है, विभवांतर का वोल्ट, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है ये आप अच्छी तरीके से समझते हो बच्चों, कोई ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चों। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। हाँ, सीधी सीधी भाषा आपको कहते हो ना आप, तुम्हारी 2 वाट लग गई। हाँ, तो ज़्यादा विद्युत जलाएंगे तो उनकी वाट हो जाती है, वाट लग जाती है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट। ठीक है ना। वाट निकालने का या यूनिट निकालने का जो सूत्र है वो क्या है? प्रत्येक बल्ब पर, प्रत्येक जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, उस पर क्या आता है? वाट लिखा होता है। तो वाट इंटू घंटा बटा 1000, वाट इंटू घंटा बटा 1000। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो? अपने घर पर काम में होने वाली यूनिट कितने दिन चलती है उसको गुणा कर दो, कितना यूनिट आ रहा है, सॉरी कितना पर यूनिट का खर्चा, उससे गुणा कर दो तो बिल भी आ जाएगा कैलकुलेट होकर के। ठीक है ना। बिल्कुल सही। अब अगला क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 22, ये बनेगा आपका प्रतिरोध पर आधारित। प्रतिरोध के 2 क्रम आपको बताए हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में आपको बच्चों करना होता है, श्रेणी क्रम में कुछ करना हो तो क्या करोगे प्यारे बच्चों? अरे कुछ तो करोगे, कुछ नहीं करोगे? श्रेणी क्रम में कुछ करना हो तो क्या करोगे? बोलो। श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है वो निकाला जाता है। वो कैसे निकाला जाता है प्यारे बच्चों? तुल्य प्रतिरोध। अरे तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालोगे? श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कैसे निकालोगे? श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn, जो भी है जितने भी उनको जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम के लिए है ये तुल्य प्रतिरोध निकालने का, ये डेरिवेशन भी मैंने करवा रखा है। ठीक है ना। और ये आता समांतर क्रम। समांतर, एक का अंतर 1 बटा भी आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस प्रकार से चलता जाएगा। 1/Rn, जितने भी प्रतिरोध है उनको इस प्रकार से जोड़ करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब जो विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा मीटर काम में लेते हैं? एमीटर। एमीटर हमेशा कौन से क्रम में लगा होता है? श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम में लगा होता है? श्रेणी क्रम। और जो
विभवांतर को मापने के लिए हम क्या लेंगे, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ये क्या नापता है, विभवांतर। ध्यान देना, ये क्या नापता है, विभवांतर। तो इसका क्रम कौन सा हो जाएगा, समांतर। कौन सी श्रेणी में जुड़ा हुआ है, समांतर। रोड लाइट जो जुड़ी होती है या घरों में जो आप देखते हो शादी समारोह में जो लाइटिंग लगाई जाती है वो कौन से क्रम में होती है, श्रेणी क्रम में होती है। और सामान्यतः हमारे घर के जो परिपथ होते हैं उनमें कौन सा क्रम होता है, समांतर। कौन सा क्रम होता है बच्चों, समांतर। ओके गाइस, तो आज हम इतना ही बता पाएंगे। फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ के नियम है। विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, इनका डायग्राम आप अच्छी तरीके से देख लें। विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र मानव नेत्र की संरचना और मानव नेत्र में होने वाले दोष, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, कौन कौन से लेंस इनमें काम में लिए जाते हैं, इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से देखेंगे। और एक अच्छी बात है, नवीनीकरण और अनवीनीकरण जो संसाधन है उनके बारे में देखेंगे। और एक आपको बताया था चिपको आंदोलन, कौन सा, चिपको आंदोलन, इसको जरूर पढ़ना भाई। और ये अमृता देवी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, वन संरक्षण के लिए। ये पुरस्कार कब चालू किया गया, इन सब के बारे में आप अच्छी तरीके से देखना। कल ये क्वेश्चन आपको मिलने की पूरे चांसेज हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कितने क्वेश्चन जितना बताया उसमें से पढ़ते हैं, ये आप कल मैच कर सकते हैं। चैनल की विश्वसनीयता कितनी, ऐसे केमिस्ट्री के भी लगभग 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। जो पेपर एक दिन पहले डाला है, कंप्लीट नहीं डाला, हो सकता पूरे भी मिल जाते, कंप्लीट पेपर डालते तो, लेकिन एक पार्ट का डाला उसमें से इतना कुछ मिला है। तो आपका भी पूरा यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आपको क्वेश्चन दिए हैं इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक। ओके गाइस।